लेट्स स्टार्ट अगेन। मेंस का हम लोग वैल्यू एडिशन देख रहे हैं। टॉपिक वाइज तो नहीं है, बट ये आपको जितने भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स जो आप कोड कर सकते हैं अपने आंसर्स में विथ एग्जांपल्स और विथ यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। और ये आज मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये करंट अफेयर से आज के न्यूज़पेपर से निकाला हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, 2-3 बार बोल लेंगे ना तो याद भी हो जाएगा। पहला, उज्ज्वला योजना किस व्यू पॉइंट से आया है? गैस का दाम कम हुआ है अभी, तो उज्ज्वला योजना आप देख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या क्या हो जाएगा? हेल्थ पे बेनिफिट होगा वुमेन को, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, हम लोग का क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसमें काम आ जाएगा, सोशल फैक्टर में इंप्रूवमेंट होगा, हेल्थ का इंप्रूवमेंट होगा, बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो सकता है। ठीक है, हेल्थ पे आउट ऑफ द पॉकेट मनी कम स्पेंड होगा। ठीक है, इतना आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं एक पॉइंट से इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको कुछ पॉइंट पे लिखना हो तो सबसे पहले आप सब डायमेंशंस को ओपन करके देखेंगे। सोशल देख लिए, एजुकेशन देख लिए, हेल्थ देख लिए, उसके बाद पॉलिटिकल देख लिए, उसके बाद आपका एनवायरमेंटल देख लिए। ठीक है, इकोनॉमी भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, उज्ज्वला स्कीम हमारा हो गया। उसके बाद है डी वाई चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज द वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर नेशन। ये एक लाइन है, इसको आप कोट कर सकते हैं, अपने एथिक्स में कोट कर सकते हैं, अपने ऐसे में कोट कर सकते हैं और GS2 में कोट कर सकते हैं। क्या कोट कर सकते हैं? रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज द वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर नेशन। ठीक है, अभी आ जाओ कास्ट सेंसस के बारे में बात बहुत चल रहा है। कास्ट सेंसस क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी आपका GS का स्टैटिक नॉलेज है। बट यहाँ पे देख रहे थे इसका क्या क्या फायदा भी है, वो भी देखना जरूरी है। क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कास्ट सेंसस विच स्टेट आर डूइंग। ये डायरेक्टली तो नहीं पूछते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स पूछ सकते हैं या डिस्कस द आउटकम्स इस तरीके से। ठीक है, तो पहला पोवर्टी एलिवेशन में काम आ सकता है। उसके बाद क्या होता है, कास्ट सेंसस मतलब क्या होता है ना कि मान के चलो कि एक एरिया है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो एक एक पर्टिकुलर कास्ट का यहाँ पे 53 लोग हैं, दूसरे कास्ट का यहाँ पे मान लो 10 लोग हैं, तीसरे कास्ट का यहाँ पे ओनली 5 लोग हैं। तो कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लाइक जिनको नहीं बेनिफिट मिल रहा उनको बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ अच्छा क्या है कि मान के चलो कि ये जो हमारे 5 लोग हैं ना यहाँ पे, ये हमारे अपर क्लास के हैं और अपर कास्ट के हैं, और ये सभी जो है वो लोअर कास्ट के हैं, मतलब लोअर। तो फिर इन यहाँ पर क्या होगा ना कि इनको एक बेनिफिट मिलेगा अपर कास्ट वालों को। तो एक तरीका का क्या है कि कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का, जिस पे सबको बेनिफिट इक्वली मिल सके और किसी के साथ इनइक्वलिटी नहीं हो, इसलिए ये लाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स हम लोग निकाल रहे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। ये पहला तो नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अपोजिशन पार्टी भी एकजुट हो रहे हैं कि चलो ये करवाना अच्छा है, क्योंकि कास्ट वाला नहीं करवाएंगे तो शायद वोट में प्रॉब्लम आएगा। बट एक तरीका का आप देख सकते हो कि जहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी जुट के आ रहे हैं साथ में। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट। एक मिनट, पेन चेंज कर लो। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये कहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लोकल बॉडी इलेक्शन, OBC, मतलब यहाँ पे देख लो लोकल बॉडी जो है ना, ULB और हमारा पंचायत, उसमें हमारा जो इलेक्शन का रूल्स होता है कौन डिसाइड करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात का एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक जस्टिस जावेरी कमेटी है। ठीक है, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है कि वहाँ में जो OBC है ना, उनको अब 10% से 27% उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है। पॉपुलेशन मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको पॉपुलेशन के अनुसार ही OBC को रिजर्वेशन देना होगा। डायरेक्टली आप उनका रिजर्वेशन बढ़ा नहीं सकते हैं कि 10 से कुछ कर दिए, बट एक कमेटी गठन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से ही रिजर्वेशन तय किया जाएगा। ठीक है, बट एक और चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे जो पैसा जो 1996 में आया था ना, अब देखो पैसा आया है तो इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक पढ़ लेना, ये बेनिफिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना, स्टैटिक और करंट को लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में फ्रूटफुल होगा। ठीक है, कम टाइम में अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जा सकता है। चलो अब आ जाओ, पैसा जो हो गया हमारा, पैसा के एरिया में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, और एक और चीज़, अब नीचे आते हैं, वीक मानसून के बारे में देख लेते हैं। वीक मानसून का क्या इशू हो सकता है? पहले तो फूड प्रोडक्शन पे इशू हो सकता है और क्लाइमेट एक्शन यहाँ पे डिप्राइव हो जाता है, यानी क्लाइमेट एक्शन की वजह से ही वीक मानसून का ऐसा इफेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ, मील का जो कॉस्ट है हमारा वो 65% अप हुआ है उसका दाम, और लेकिन वेजेस जो है ना वो ओनली 37% अप हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है कोट करने के लिए अपने आंसर में। मील का कितना हुआ है? 65% अप हो गया है मील का, और वेज कितना हो गया? कम हो गया है। मील मतलब खाना जो होगा वो 65% उसका दाम बढ़ गया है, और 37% दाम सिर्फ बढ़ा है किसका? वेज का। सॉरी, कम नहीं हुआ, ये भी बढ़ा है लेकिन बहुत कम बढ़ा है। ठीक है, चलो
अभी दिल्ली मेट्रो का एक एग्जांपल आप ला सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में ना पैंडेमिक से पहले जितने लोग सफ़र करते थे उससे ज़्यादा प्री पैंडेमिक पैसेंजर इंक्रीज हो गए हैं। ये दिखाता है कि अर्बन प्लानिंग हमारा हो सकता है, अर्बन मोबिलिटी के बारे में बात कर सकता है, अर्बनाइजेशन के बारे में बात कर सकता है, क्लाइमेट चेंज के लिए एक इफेक्टिव मेजर है ये। यानी ये भी दर्शाता है कि दिल्ली मेट्रो सेफ़ है, एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, आप एग्जांपल डाल सकते हैं अर्बनाइजेशन का, कुछ अगर कोट करना हुआ एग्जांपल तो इसमें आप डाल सकते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। ठीक है, अभी आ जाओ आईपीसी का कुछ धारा याद कर लेना अपने आंसर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। आईपीसी 153A, आईपीसी 295A ये बोलता है प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। ठीक है, हेट स्पीच के बारे में आप डाल सकते हो ये दोनों आईपीसी। चलो आ जाओ, उर्दू अकेडमी एक वो कर रहा है, लाइक होता है ना आपका वो संगीत टाइप का कुछ है, उसमें आप ये डाल सकते हो कि रिवाइवल नहीं, मतलब एक आता है ना कि उर्दू का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीक़े से हुआ है, तो अभी भी कौन कौन क्या क्या होता है, क्या कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो उसमें आप डाल सकते हैं नवाज़ देवबंदी, एक उनके प्रोमिनेंट सिंगर, उनका नाम आप डाल सकते हैं। ठीक है, ब्लैक फेस सिमियन ये एक इंफॉर्मेशन था न्यूज़ में, सॉरी पेपर में। उसमें क्या था ना कि लंगूर का आवाज़ निकाल के हम लोग मंकी को दूर करेंगे G20 मीटिंग के लिए, बहुत रैंप उन्होंने तबाही मचा के रखा है। तो सिमियन जो होगा ना वो हमारा कौन हो गए, वो लंगूर के वैरायटी है। ठीक है, चलो अभी हुलॉक गिवन के बारे में पढ़ लेते हैं। हुलॉक गिवन हमारा ना ओनली एप है जो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असम का एक वो है हमारा, लाइक यहाँ पे देखो, ये मैं वो कर देता, होलोंगपर गिबन सेंचुरी, ये कहाँ है, असम में है। उसमें क्या हो रहा है, कैसे ये है ना, तो उसके बीच से एक रेलवे ट्रैक को गुजारा जा रहा है, तो ये हो गया हमारा वेस्ट और ईस्ट बन गया ना, तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया। यहाँ के जो गिबन्स है ना, यहाँ पे गिबन्स है, वो लोग आपस में इंट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका ना फ्रेगमेंटेशन का बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ये कैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया है। देखो, पहला तो होगा कि रीरूट करने के लिए बोला है ट्रेन के रूट को, जो वहाँ पे बना दिया उन्होंने। ठीक है, गिबन हमारे इंडेंजर्ड होते हैं, उनका इशू क्या क्या है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का इशू आता है, हैबिटेट लॉस का इशू आता है। ठीक है, और ये एबोडियल होते हैं, फॉरेस्ट के सबसे ऊपर वाले कैनोपी पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, बोथ साइड ऑफ रेलवे ट्रैक आइसोलेटेड कर दिया है इन लोगों को। ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जेनेटिक्स इनका लोअर होते जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ट्रेन के रूट को चेंज करना होगा। ठीक है, अब G20 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा पेन भी चेंज कर लो। G20 क्या होता है, 80% हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी को इसमें इंक्लूडेड है, 3/5 ऑफ द पॉपुलेशन और 3/4 ऑफ द ट्रेड। ठीक है, ये सब कुछ डेटा याद कर लेना, G20 तो आने का बहुत चांस रहता है भी। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्रॉस बॉर्डर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंपेंडियम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को लूज करना है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड डेरिवेबल्स। ठीक है, और आपका क्या हो गया, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि मान के चलो कि G20 के जितने भी देश हैं, अब एक ही पैरामीटर अगर हम लोग सेट कर देते हैं मेडिसिन के लिए, लॉ के लिए, तो फिर क्या होगा ना कि आसानी से लोग इसको परस्यू कर सकते हैं और इस पर काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल रिकॉग्निशन है। ठीक है, म्यूचुअल आप भी मान रहे हो, आपके देश भी मान रही है हमारे इस क्वालिफिकेशन को, और दूसरे देश भी मान रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेशनल हो गया, किसमें मेडिसिन, लॉ, नर्सिंग, ग्लोबल चेन सप्लाई, ये सब में बात किया गया है। उसके बाद क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का बात कहा जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन करना है किसको, ट्रेड डॉक्यूमेंट को, ताकि ट्रेड बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉल आया था जयपुर कॉल, इसको आप जरूर मेंशन करें अपने इकोनॉमी सेक्शन में, अपने पॉलिटिकल सेक्शन में। फिर G20 का आउटपुट क्या हुआ, जयपुर कॉल, इसमें क्या कहा गया कि एमएसएमई के लिए है, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन एमएसएमई को प्रोवाइड करने का बात कहा गया। ठीक है, और भी बात कहा गया कि इतने जितने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर हुए, जैसे हमारे WTO हो गए, UNCTAD हो गया, ये सबको ना एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोग को डेटा पोर्टल बनाना पड़ेगा, किसको, एमएसएमई को डेटा प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन का असिमेट्री ना हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन असिमेट्री नहीं हो। ठीक है, अब एमएसएमई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एमएसएमई हमारा 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, कितना, तो 60 to 70% क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कौन, एमएसएमई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड देखता है एमएसएमई। ठीक है, उसका सोसाइटल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करना होगा, PIL स्कीम। ठीक है, अभी एक और चीज़ है यहाँ पे कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप may turn
रेड कारपेट फॉर सम लार्ज इन्वेस्टर्स इन गेटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर इशू फॉर स्मॉल फर्म्स। इसमें मतलब क्या हो गया कि पहले तो है कि ब्यूरोक्रेटिक मतलब ब्यूरोक्रेसी के हेल्प के थ्रू कभी कभी क्या होता है कि रेड टेपिज्म हमारा कन्वर्ट हो जाता है, एक मिनट, रेड टेपिज्म कन्वर्ट हो जाता है रेड कारपेट। किसके लिए? तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फर्म्स होते हैं उनके लिए, और बाकी जो हमारे स्मॉल फर्म्स है ना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, उसके बाद डेटा डिजिटलाइजेशन, ये सब कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा इसको क्लीन अप कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है ग्रांट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने बोला है। टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद है एक और चीज़ है प्लास्टिक का जो इम्पोर्ट हम लोग करते थे ना ईयू के कंट्रीज़ को या यूके को, वो थोड़ा डिमांड उनका घट गया तो एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लो कितना कॉन्शियस हो रहे हैं हम लोग अभी प्लास्टिक के मतलब का जो इश्यूज होता है उसकी तरफ। तो आप इस एग्जांपल को अपने एनवायरनमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, पॉजिटिव एफर्ट्स जो भी लाया जा रहा है। ठीक, अभी एक एथोपिया है ये, उसमें अम्हारा करके है प्लेस, वहाँ पे बहुत लोग अभी मरे हैं। तो ये मैपिंग के लिए आप इस प्लेस को डाल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ गया तो हमारा कहाँ पे है, तो एथोपिया में है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ प्रोटेस्ट किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट का लैक है, इस तरीके का ये बात कहा जा सकता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा लाइन मेरे को मिला था, इंटीग्रेशन विदाउट इंटीग्रिटी विल बी हार्ड। ठीक है, इंटीग्रेशन विदाउट इंटीग्रिटी विल बी हार्ड। तो आप इंटीग्रिटी वाले जो एथिक्स का जो पॉइंट आता है ना उसमें इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसको मैंने एक पेज में समराइज़ करने का कोशिश किया है ताकि आपको भी आसानी हो रिविजन करने में, और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए कि एक पेज में पढ़ें और फिर आंसर लिखने में याद रहे। ठीक है, देख लो किस तरीके से करना है। पहले तो आर्टिकल के बारे में बात कर लेंगे। आर्टिकल 324 के बारे में कौन बात करता है, इलेक्शन कमीशन का बात होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा जो कि उस लॉ के अनुसार ही हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति हो सके। अभी क्या होता है कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, उनका नियुक्ति होता है। ठीक है, जिसके वजह से ये कहा गया है प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको एक बॉडी बनाना पड़ेगा, जैसे भी जो भी कॉलेजियम टाइप का होता है ना कि ये लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हाई पावर्ड कमेटी जिसको कहते हैं। तो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जिसमें एक कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर रहेंगे, और नहीं तो और साथ में सीजीआई रहेंगे। ठीक है, अभी एक जजमेंट था, बट उन्होंने सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट पे राज्यसभा में एक बिल लाया है जिसमें क्या क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और एक यूनियन कैबिनेट का कोई भी सिलेक्टेड आदमी रहेगा। ठीक है, तो एक लॉ तो लाना ही था। ठीक है, कि आपको लॉ बनाना है, मतलब उसमें ये कहा गया था सीजीआई का, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे तब तक इस तरीका का फॉर्मेट रहेगा कि सीजीआई भी रहेंगे, बट इन्होंने एक पार्लियामेंट पे लाया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या क्या इसमें और प्रोविज़न है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता था कि पहला तो नहीं, ऐसा जजमेंट था जिसमें यूनानिमस डिसीजन आया था जज के थ्रू कि सीजीआई उसके पार्ट रहेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये अभी इंट्रोड्यूस हो गया है बिल, मैं बता दिया आपको। अभी एक और था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये बात हुआ था ना कि इलेक्शन कमीशन का कौन चुनाव करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो उसमें एक प्रपोजल आया था कि आप चुनाव तो कर लो, ठीक है, लेकिन उसको पास करवाना होगा 2/3 ज्वाइंट सेशन के मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में। ठीक है, तो आप इसको जरूर कोट कीजिएगा, एक प्रोविज़न है। आप अगर क्वेश्चन में आए कि किस तरीका से इलेक्शन कमीशन के पोस्ट को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं या फिर उसको एम्पावर कर सकते हैं, तो एक तरीका का ये भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, इस तरीका का ये बात कहा जाता है। अगर एक आंसर में आप पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, क्या कहते हैं, फिर ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, फ्यूचर कंटेक्स्ट और प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ये सब डालेंगे ना तो एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क बनेगा आपके आंसर्स के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देख लेते हैं। पहले तो आप समझ गए यहाँ पे 2/3 वाला बात कहा गया है। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी, वीएम तारिकंडे कमेटी ने कहा था कि यहाँ पे वीएम तारिकंडे कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आया है, दिनेश गोस्वामी कमेटी भी इलेक्शन रिफॉर्म के लिए आया है। दिनेश गोस्वामी कमेटी को कौन लाए थे, वीपी सिंह के गवर्नमेंट में आया था, ये 1990s में आया था। उससे पहले ही 1975 में कौन आ गया था, वीएम तारिकुंडे कमेटी। ये इलेक्शन रिफॉर्म के लिए कमेटीज का नाम हम 2 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एआरसी ने कहा कि यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड कॉलेजियम होना चाहिए। ठीक है, कि सरकार के ही लोग नहीं होने चाहिए, ब्रॉड बेस्ड हर डिफरेंट जोन से हो तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में भी जाना जा सके और पब्लिक का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बना रहे उनके ऊपर। ठीक है, अभी आ जाओ। बीजेपी ने पहले जब वो पावर में नहीं थे, क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी उन्होंने ये कहा था कि सीजीआई का इंक्लूजन इज़ नॉट बैड, वो उन्होंने सहमति जताया था उनके साथ। ठीक है, अभी आ जाओ। अरुण जेटली का एक स्टेटमेंट है, आप इनको भी कोट कर सकते हैं कि एनी मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन बाय गवर्नमेंट और देयर नॉमिनी विल बी डिस्ट्रक्टिव
ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। आप इसको जरूर कोट कर देना। इनका ये हिंदी में बता देता हूँ, इनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट और या फिर उनके कोई भी नॉमिनी का इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये रहे, मतलब बार बार मॉनिटरिंग रहे, तो एक तरीक़ा से इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पे थोड़ा खतरा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे LK आडवाणी होगा, नोट्स पैन था, जल्दी जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। उन्होंने भी बात किया था, कॉलेजियम का बात किया था उन्होंने। ठीक है, अगर इस तरह का नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम क्या आ सकता है, ये भी देख लेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा पीपल में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई बेसिस नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बायसनेस भी आ सकते हैं इलेक्शन में। ठीक है, अगर इन केस अगर ट्रस्ट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि इट शुड नॉट बी कमिटेड। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन शुड बी कमिटेड टुवर्ड द गवर्नमेंट। ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। ठीक है, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनकम्बेंट फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या करेगा ना, इट विल लीड टू अ वीक डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हर चारों डायमेंशन से लोग आने चाहिए और इसके वजह से यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए। एक तरीका का ये डायग्राम देख लो आप, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, जिसके वजह से जिसके मतलब आप आंसर में इसको डाल सकते हैं। पहला तो इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, देन ओनली अ ट्रू एंड इंडिपेंडेंट रिजल्ट विल कम। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन करने वाला है कि 900 मिलियन प्लस ये 2019 का डेटा है कि 900 मिलियन वोटर्स है हमारे इंडिया में, जिसको कंट्रोल करना है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, 11 मिलियन तो काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, लाइक जो भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि वोट लेने से सब कुछ। और क्या क्या प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन के सामने, पहला तो है इंडिया में इकोनॉमिक हार्डशिप और इनइक्वलिटीज बहुत ज़्यादा है, जिसको भी मैनेज करना है। ठीक है, इन केस अब समझ लो अगर बायसनेस हो गया लाइक इलेक्शन कमीशन में, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। इलेक्टोरल स्पीच कितना आजकल लाइक बहुत हेट स्पीच सब भी आने लगा है, तो वो सबको कंट्रोल कौन करेगा। इलेक्शन के शेड्यूल्स भी डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन, अगर एक तरफा हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अलेज हार्मफुल स्पीच बता दिया और माल प्रैक्टिसेस का भी है, तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के पास है, जिसको उनको देखना बहुत ज़रूरी है। और एक क्या कहते हैं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें ये उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में 324 हो गया हमारा आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि एक बॉडी होना चाहिए जो चूज़ करेगा इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा था कि 2/3 ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल होना चाहिए। ARC में कहा है कि ब्रॉड बेस्ड कॉलेजियम होना चाहिए। दिनेश गोस्वामी कमेटी और VM तारिकंडे कमेटी, ये सब कब आया था, ये हमारा आया था VM तारिकंडे कमेटी 1975 और हमारा दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990s। उसके बाद हमारा सेकेंड ARC, ये सभी इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन एक BB टंडन, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन, उन्होंने भी कहा है कि 7 मेंबर कमेटी होना चाहिए जो डिसाइड करेगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट करेंगे। क्या हो गया, फिर से रिवाइज कर लो। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन BB टंडन, उन्होंने ये कहा है कि 7 मेंबर का कमेटी होना चाहिए जो डिसाइड करेगा CEC और EC के मेंबर्स को। ठीक है, यहाँ पे और आ जाओ, एक और अरुण जेटली का आप डाल सकते हो कि मॉनिटरिंग नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट से, ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके। ठीक है, इसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सब तो हो गया। रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, 900 प्लस वोटर्स हैं, 11 मिलियन वर्कर काम करते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप और इनइक्वलिटीज है इंडिया में, इलेक्टोरल स्पीच, इलेक्टोरल शेड्यूल, इलेक्टोरल रोल, ये सभी का जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो इसलिए अच्छे से उनको विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी मतलब लाइक किसी पे ज़्यादा एक तरफा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी लेबर लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। लेबर लॉ स्पेशली हम लोग किस पे बात करेंगे, गिग वर्कर के बारे में बात करेंगे। गिग वर्कर क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर होते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि उबर के ड्राइवर हो गए, स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी पर्सन होते हैं ना, जो भैया लोग होते हैं, वो सब हो गए गिग वर्कर के रूप में। ठीक है, इनका क्या क्या प्रॉब्लम पहले देख लो। उनका प्रॉब्लम क्या है कि सोशल सिक्योरिटी का इशू होता है। सोशल सिक्योरिटी मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल क्लेम हो गया, लीव्स हो गया, वर्क विदाउट एक होता है ना लीव, जिसमें काम नहीं भी कर रहे लेकिन पेमेंट में सिक लीव हो गया, ये सब हो गया। तो वो सब इसमें इन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो फैमिली का जो बेनिफिट्स होता है, फिर लेजर एक्टिविटी होता है, ये सब उनको नहीं मिलता है। ठीक है, राजस्थान एक लेजिस्लेशन लाया है इनके ऊपर, उसी के संदर्भ में ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। 4 5 6 आई गेस, ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट आपको बेनिफिशियल होगा अपने एल्से में कोड करने के लिए। पहला तो देख लो आप किसको क्या इंक्लूड कर सकते हो। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में एक बिल आया था, उसको भी कोड कर सकते हो यहाँ पे।
ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, ऐसा आदमी पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सर्च एक्टिविटी आउटसाइड, ठीक है। मतलब पहला जो होता था ना ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता था कि ऊपर में एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करता था, इनको तनख्वाह देता था, इनका प्रोविडेंट फंड हो गया, इनका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, इनका लाइक जो भी अदर एक्टिविटीज़ का बिल हो गया, ऐसा सब कुछ देखता था, लीव्स देखता था, सब कुछ देखता था, जॉब सिक्योरिटी देखता था, वर्किंग आवर देखता था, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन था हमारा ट्रेडिशनल फीचर, वो अब नहीं रहा है। उसके बियॉन्ड जो काम होता है ना उसको हम लोग गिग वर्कर करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। इन लोग को ना सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखा जाता है, एम्प्लॉय का दर्जा मतलब इन इस तरीके से नहीं देखा जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। आप एक एग्जांपल डाल सकते हो, डिमनैक डायनामैक्स यूएस की कंपनी है, उन्होंने ये कहा है कि डिलीवरी मैन जो होगा ना वो भी एज एन एम्प्लॉय उनको ट्रीट करना होगा, ठीक है। एक एग्जांपल इस कंपनी का डाल सकते हो। यूके के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उबर के जो भी ड्राइवर हैं उनको आपको एम्प्लॉय के रूप में लाना होगा, ठीक है। मेडिकल इशू, अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई बंदा लाइक डिलीवरी कर रहा है आपके लिए, आपकी कंपनी का, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया इनकेस, या फिर और भी जो भी है, उसका कुछ लाइक डिलीवरी करते वक्त तो कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर मेडिकल का कुछ इशू आ गया, चक्कर आ गया, कुछ आ गया, तो वो कौन देखभाल करेगा? काम तो आपके लिए कर रहा था वो। अगर ये काम करेगा, इनकेस अगर काम कर लेता, कुछ नहीं होता, तो फिर पैसा आपको भी मिलता, इनको भी मिलता, कस्टमर को बेनिफिट होता। लेकिन इनकेस अगर बीच में कुछ हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम, तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है। और फिर एक और चीज़ डाल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, बहुत यूनिक बना देगा आंसर को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने क्या किया ना कि वर्कर का जो नाम होता है ना, वर्कर का जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो वोकेबुलरी में जो भी डिफिनेशन उसको ही बदल दिया उन्होंने, ठीक है। उसमें ये कर दिया कि वर्कर जो हमारे इंडस्ट्री में काम करेंगे, जो प्लेटफॉर्म मतलब जो कंपनी के अंदर रह के काम करेंगे उनका, और जो बाहर काम करेंगे उनका डिफरेंशिएशन चेंज कर दिया। अब जो ट्रेडिशनल मॉडल था उस बेस पर नहीं कर रहे हैं, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, सबको सोशल सिक्योरिटी बराबर मिल सके, ठीक है। अभी और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फ्यूचर एडवांसमेंट की डेटाबेस बना सकते हैं गिग वर्कर का, उनको सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वेलफेयर बोर्ड बना सकते हैं, ताकि लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये लोग मिलके कुछ अपना डिमांड के बारे में बात कर सके। प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स और उनका वेलफेयर फंड बना सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, गिग वर्कर के बारे में है। एक मिनट, ओके। तो ये आज के पेपर का था। अब थोड़ा और देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हाँ चलो, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है। ईयर एंड रिव्यू जो आता है ना हमारा मिनिस्ट्रीज का, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री का है, तो फटाफट 10 पॉइंट है यहाँ पे, उनका जो भी 2022 का इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आप देख लो, जब भी ट्रैवल के बारे में आए, देखो इसी से हम लोग आंसर बना लेंगे अपना, इसी से क्वेश्चन बनाएंगे, इसी से आंसर बनाएंगे। अगर ट्रैवल के बारे में कुछ भी आए कि ट्रैवल का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, और क्या क्या उसमें सरकार कर रही है, या क्या क्या बेनिफिट्स है, तो पहले आप डाल देना कि मिनिस्ट्री ने क्या क्या कि बजट इंक्रीज कर दिया। अब सारा खेल तो पैसा का है, अगर ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा डिवोल्यूशन हुआ है मनी का, ज़्यादा पैसा दिया गया मिनिस्ट्री को विजिबल पूल से, तो ये होगा ना कि काम भी ज़्यादा होगा, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो हम लोग डाल सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 12.32% इंक्रीज हुआ है हमारा, ठीक है। हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ टैक्स, ठीक है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किए हैं, ठीक है। अब कॉस्ट तो याद नहीं होगा तो कॉस्ट हटा ही दो, कॉस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इसमें कि एकलव्य मॉडल ऑफ रेसिडेंशियल को, ये तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस फेस्टिवल को मनाया था 15 नवंबर 2022, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया, बहुत में ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट हुआ है, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस तरीक़ा से उनका फुलफिलमेंट हो, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनके पास, कैसे डेवलपमेंट होता है, किस तरीक़ा का उनका ट्रेडिशनल नॉलेज हम लोग हार्नेस कर सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, नेचर के साथ फ्रेंडली वे में कैसे रह सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज इन केस ऑफ मेडिसिनल यूज़, ये सभी मतलब उनसे गैदर किया सकता है। उनका डिफ़िकल्टीज, उनके लैंग्वेज को कंजर्व करना, उनके लिविंग स्टाइल को कंजर्व करना, ठीक है। तो ये सब नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या हो गया, अब याद करो, कैसे याद करेंगे, नेशनल ट्राइबल रिसर्च, NTRI फुल फॉर्म बताना, 2 बार रिवाइज करना, 2 बार अपने मुंह से बोलना, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके लिए है, तो ट्राइबल के लिए है। 12.32% क्या बढ़ा है, तो आउटले बढ़ा है उनका क्या
उनका बजट बढ़ा है, बजट का जो एलोकेशन होता है वो बढ़ा है। एकलव्य मॉडल स्कूल, ठीक है, स्कॉलरशिप हम लोगों ने बढ़ाया। मेगा हेल्थ कैंप हम लोग ने लगाया है। अब देखो अब इसमें क्या क्या हो गया, अब आप देख सकते हो जो पॉइंट है कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है। पहला तो बजट बढ़ाना, इकोनॉमिकल फैक्टर, उसके बाद ये आ गया हमारा सोशल फैक्टर जिसमें आ गया एजुकेशन, उसके बाद आ गया कल्चर फैक्टर, उसके बाद आ गया हमारा ये पॉलिटिकल फैक्टर जिसमें इंक्लूजन का बात कहा गया है, ये लिस्ट वाला। उसके बाद आ गया हम लोग का ये हो गया एजुकेशनल वाला भी, पॉलिटिकल वाला भी हो गया, ये आ गया हेल्थ केयर वाला, ठीक है। अब देख लो ना हर सेक्टर पे बात किया गया है, तो हेल्थ कैंप के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, ठीक है। रिक्रूटमेंट ड्राइव भी हम लोगों ने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल विलेज, ठीक है, इसके बारे में ये पक्का ये वाला स्कीम डालना क्या है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। फिर से रिपीट करो, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, एकलव्य मॉडल, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 12.32% आउटले इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद है मेगा हेल्थ कैंप, ठीक है, इतना तो याद रहेगा। एक और चीज़ है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो एक्सटेंड हुआ है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसको आप डाल सकते हैं, ये वाला कोड पक्का करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। कहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, ये वहाँ का भी ट्राइबल्स को बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। गोल प्रोग्राम है हमारा, गोल प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है कि डिजिटली एम्पावर करना है ट्राइबल यूथ को कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को डाल सके। क्या है गोल प्रोग्राम, क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गोल मतलब क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप करके आपको अच्छा एक अचीव करना है कुछ, ठीक है, डिजिटली एम्पावर करना है, डिजिटली एम्पावर करना है किसके लिए, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्राइबल के यूथ को। अब चलो दो बार रिवाइज करेंगे जल्दी से, याद हो जाएगा। 12.32%, पहला तो था एकलव्य मॉडल हो गया हमारा एजुकेशन के लिए, मेगा हेल्थ कैंप हो गया हमारा हेल्थ के लिए, उसके बाद है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया पॉलिसी मेकिंग के लिए, एसटी लिस्ट में हमारा ऐड हुआ है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ट्राइबल्स ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सोचो गोल प्रोग्राम हो गया हमारा, ठीक है। गोल प्रोग्राम किसके लिए है, तो ट्राइबल के यूथ को हम लोग को डिजिटली एम्पावरमेंट करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाना है, ठीक है। एक पॉइंट कुछ यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस, ये भूल रहे थे, ये हमारा कल्चर हो गया, ठीक है। और हाँ, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हो गया बजट आउटले 12.32%, एकलव्य मॉडल, ठीक है। उसके बाद हो गया प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनके विलेज को, ट्राइबल विलेज को डेवलप, ये हो गया गोल प्रोग्राम, जनजातीय गौरव दिवस, मेगा हेल्थ कैंप, और बस इतना ही था ना। ट्राइबल नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NTRI, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 2-3 बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा ये, ठीक ना। चलो आज इतना ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ट्राइबल के बारे में, देख लिया, और आज के करंट अफेयर्स को भी देख लिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। इतना याद रखोगे आप लोग, 3-4 बार पढ़ लोगे तो सब कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद रहेगा। चलो ओके, बाय बाय।